हेलो एवरीवन, आप सभी का अपनी हिंदी की इस मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लास में मोस्ट वेलकम। आज है अपना 23वां भाग और इसमें भी अपन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग सभी चैप्टर से लिए हुए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। आइए शुरुआत करते हैं। देखो पहला प्रश्न है आपको अलंकार बताना है, अलंकार से कि किस अलंकार से है और अगर वहां से है तो क्यों है। क्या है कि हलधर के प्रिय हैं सदा केशव और किसान। अब इसमें अलंकार कौन सा है तो देखो कि यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों हलधर। हलधर के कौन प्रिय है तो हलधर शब्द के लिए हमें दो अर्थ लगाने पड़ेंगे। एक अर्थ तो है हलधर का, एक अर्थ तो हम अगर लगाते हैं हलधर का बलराम, तो बच्चों अगर हम इसका अर्थ लगाते हैं बलराम तब तो उसके प्रिय हो गए केशव, केशव यानी श्री कृष्ण। और अगर हम इसी हलधर का दूसरा अर्थ लगाते हैं बच्चों बैल, हलधर हल को धारण करने वाले, हल चलाने वाले कौन बैल, तो उसके प्रिय कौन हो जाते हैं किसान। तो इस एक शब्द के दो अर्थ हो गए लेकिन शब्द की आवृत्ति नहीं हुई है। तो जहां शब्द की आवृत्ति नहीं होती लेकिन उसके अगर अनेक अर्थ होते हो तो वहां पे होता है श्लेष अलंकार। मैं हर बार आपको समझाता हूं, श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ होना, यानी एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। तो सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा बच्चों इसका श्लेष अलंकार। और इसका एक और अलंकार होता है दूसरा इसी के जैसा, वो होता है यमक अलंकार। यमक में शब्द जो आता है ना, जैसे यहाँ पे हलधर आया, अगर हलधर का रिपीटेशन हुआ होता और फिर उसके दो अर्थ हुए होते तो यमक होता। यमक में आवृत्ति होती है शब्द की और इसमें श्लेष में आवृत्ति नहीं होती है, लेकिन दोनों में अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें श्लेष अलंकार है, याद रखिए। इस पंक्ति में उपयोग किया गया शब्द हलधर जो है ये बलराम और बैल दोनों के अर्थ को दर्शाता है, इसीलिए इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। क्लियर? याद करिएगा, ध्यान रखना, सब कुछ इसी क्लास में याद करके जाओगे, बाद पे कुछ भी नहीं लेके जाना है, बाद में याद नहीं होगा। याद जो भी करना है वो अभी करना है। तो दूसरा प्रश्न आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बगुलों के पंख कविता में किस समय का वर्णन किया गया है। कवि कहता है ना बगुलों के पंख जो है, ये कविता जो है वो संध्या के समय का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जाती है बगुलों की पाती मेरी आंखें बांधे। मतलब इस बगुलों की उस संध्या के समय उड़ती हुई इस पंक्ति को देख करके इतना सुंदर मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है कि कवि जो है वो वहीं पर अटक जाता है और संध्या के समय का इसका वर्णन जो है वो कवि इस कविता में कर रहा है। तो प्रातःकाल नहीं होगा, सायकाल जरूर होगा, मध्याह्न काल नहीं होगा, रात्रि काल नहीं होगा। तो बच्चों संध्या काल के समय का वर्णन इस बगुलों के पंख कविता में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न है अगला प्रश्न है कि कल्पना के रसायनों को पी पंक्ति का कवि के लिए क्या आशय है। कल्पना के रसायन पीने से क्या तात्पर्य है। भाई कवि जो होता है वो तो कल्पना करता है, जब भाव उसके हृदय में उत्पन्न होते हैं कल्पना के माध्यम से, और उन्हीं भावों को वो क्या करता है, उसका रोपण करता है। तो कागज का पन्ना जो है कवि के लिए वो अपना एक खेत है, और यहाँ पे कल्पना को पीने से क्या तात्पर्य। ऑप्शन एक है रासायनिक तत्वों के बीच गल जाता है, या फिर भाव कल्पना रूपी खाद पानी को पी करके जो है वो बाहर निकलती है। तो खाद जो, और उसके बाद हवा बीज खाद पानी पी करके या बीज को गलाने। तो भाव जो है कवि के हृदय में जो उत्पन्न हुए हैं, ये भाव कल्पना रूपी खाद, यानी वो जो भाव उत्पन्न हुए थे ना, उन भावों को और ज्यादा विस्तार रूप देने के लिए कवि और ज्यादा कल्पना करता है, सोचता है, और ये भाव और ज्यादा मजबूत होते हैं, प्रखर होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, बाहर निकलते हैं, और उस कागज रूपी खेत पर कवि उन्हें जो है वो बो देता है। तो सही जवाब होगा कल्पना के रसायनों को पीने का तात्पर्य है भाव कल्पना रूपी खाद का पानी पी करके जो है वो बाहर निकलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ब। नेक्स्ट है अपना चौथा प्रश्न, भक्तिन का भक्ति नाम किसने रखा था। याद होगा आपको कि भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन, या लक्ष्मी भी उसे कहते थे। और जब ये महादेवी वर्मा के पास आती है नौकरी की तलाश में, तो वो अपना नाम नहीं बताती है, लेकिन महादेवी को तो जरूर बताया था इन्होंने अपना नाम, भक्तिन ने, इस एक शर्त पर कि वो दोबारा उसे अपने वास्तविक नाम से नहीं बुलाएगी।
तो भक्ति ने क्या महादेवी ने क्या किया कि उसके गले में कंठी माला देख करके उसका नाम रख दिया भक्तिन, कि भाई भक्ति करने वाली। जैसे कोई ईश्वर का भक्त जो होता है वो गले में कई प्रकार की मालाएं धारण करता है, तो चूंकि महादेवी शहर में रहने वाली थी और जो भक्तिन गांव से आई थी उसके गले में एक कंठी माला थी, तो उस कंठी माला को देख करके महादेवी ने जो है उस कंठी माला को देख करके महादेवी ने इसका नाम जो है वो रख दिया था भक्तिन। तो सही जवाब है ऑप्शन ब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा कि बालक के चांद की जिद करने पर मां ने उसकी संतुष्टि कैसे की। बालक ने कहा मुझे तो यही चांद चाहिए, तो मां ने क्या किया, बालक को दूसरा खिलौना दे दिया, बालक को दर्पण दिखा दिया कि देख इस दर्पण में चांद उतर आया है, या दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाया था, या उसका मन दूसरी बातों में लगाया था। तो बताइए आप सभी को अगर याद है ये प्रश्न, तो जब बच्चे ने जिद करी थी तो माँ ने उसे चांद में दर्पण दिखाया था, माँ ने उसे दर्पण में चांद दिखाया था। और दर्पण में कौन सा चांद दिखाया था, उस बच्चे का अपना खुद का मुखड़ा। माँ ने कहा देख बेटा इस दर्पण में चांद उतर आया है। नेक्स्ट प्रश्न है तुलसीदास ने सबसे बड़ी आग जो है वो बताया है। तुलसी कहते हैं ना आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। तो बताइए भाई जंगल की आगी, समुद्र की आग, पेट की आग या घर की आग। तो राइट आंसर रहेगा पेट की आग, क्योंकि कहते हैं ना कि बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। ये पेट की आग जो है ये तो बढ़वाग्नि से भी बड़ी है, समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी आग है। तो तुलसीदास जी ने इसे बताया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि एक नाम है भगवान राम का नाम, वही जो है वो हमें इस आग से मुक्ति दिला सकता है, हमारी इस पेट की अग्नि को मिटा सकता है, इसे जो है वो बुझा सकता है। सातवां प्रश्न है हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, पंक्ति में छोटे पौधे किसे कहा गया है। बादल राग कविता में कवि कहता है कि जब बहुत तूफान आता है, भयंकर बारिश होती है, आंधी चलती है, तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो फायदे में रहते हैं, और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे छोटे पौधे अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो किसे कहा है, तो शोषित को कहा है, हरी भरी धरती को कहा है, फलते फूलते फलों को कहा है, या हाथ हिलाते हुए बच्चों को कहा है। तो बच्चों जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो दुखी वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, जो परेशान वर्ग है, उन्हें जो है वो कवि ने क्या कहा है, उन शोषित वर्ग को कवि ने छोटे पौधे कहा है। लघु भार छोटे पौधे जो हैं वो क्रांति के समय ये छोटे जो शोषक वर्ग है वही फायदे में रहता है, बाकी जो बड़े बड़े हैं वो धराशायी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आठवां प्रश्न, क्या कहता है कि जादू सा टूटता है अब, क्यों, क्योंकि अब हो रहा है। क्या हो रहा है, रात्रि के समय जादू टूटता है, अर्धरात्रि को जब जादू टोने होते हैं तब टूटता है, सूर्योदय के समय टूटता है, या सूर्यास्त के समय टूटता है। तो बच्चों कवि ये कहता है कि ये जादू जो चल रहा था इतनी देर से, सूर्योदय से पहले पूरा प्राकृतिक मनोरम दृश्य जो कवि को आसमान में दिखाई दे रहा था, पल पल परिवर्तित हो रहा था, बदल रहा था, वो थोड़ी देर के बाद में अचानक से टूटने लगता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, जब सूर्य का जो है वो प्रकाश जो है वो आसमान में फैल जाता है, तो वो सारी दृश्य सारी चीजें समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, नौवां प्रश्न है बच्चों कि नवा प्रश्न है कि अपाहिज व्यक्ति मीडिया कर्मी के प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे पाता है। याद होगा ना कि जब उसे बंद कमरे में ले जाया जाता है और उससे मीडिया कर्मी उद्घोषक कई प्रकार के प्रश्न पूछता है और कहता है कि जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए, क्या आपको पीड़ा होती है, आप विकलांग क्यों हैं, और ये सारे प्रश्नों को सुनकर के भी वो विकलांग व्यक्ति बच्चों जवाब नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है, वह अपने अपाहिजपन को दूर करवाना नहीं चाहता। तो क्या भाई उससे दूर हो जाएगा, क्या अगर वो जवाब दे देगा तो उसका अपाहिजपन दूर हो जाएगा, तो गलत है, ये तो नहीं होगा। उनके प्रश्नों के उत्तर अटपटे हैं,
प्रश्नों के उत्तर, क्या प्रश्न ही अटपटे हैं? उत्तर तो कहाँ से अटपटे हैं? वह सोचता है कि ये मेरा मजाक बना रहे हैं या फिर अपनी अपाहिजता को किस भाव से व्यक्त करे। तो बिल्कुल सही है कि भाई वो अपनी विकलांगता को, अपने अपाहिजपन को कैसे बताए लोगों को। तो इसीलिए वो क्या करता है कि वो उनके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाता। ऑप्शन इसका रहेगा 4। देखो मिलते जुलते आंसर आ रहे हैं, तो सोच समझ के अगर जवाब दिया तब तो राइट हो जाएगा। अगर आपने वैसे ही जवाब दे दिया उतावल में, अगर आपने हड़बड़ाहट में चारों ऑप्शन नहीं पढ़े और अगर आपने जवाब दे दिया बच्चों, तो आंसर आपका गलत हो सकता है। बाहर आकर के आपको पछतावा होगा। ये एमसीक्यू टाइप के टोटल क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, टोटल आपके 12, और इसी तरीके से 6 रिक्त स्थान के क्वेश्चंस आएंगे। तो 12 और 6 18 प्रश्न जो है वो कवर हो रहे हैं, और बड़े प्रश्न भी इसी से कवर होते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर एक प्रश्न बड़ा भी बना लिया अगर 2 नंबर का भी, तो आप उसे भी अच्छे ढंग से इसे समझा सकते हैं, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। और ये जो अपनी पूरी सीरीज है बच्चों, 2000 प्रश्नों की जो सीरीज है, ये इसकी पीडीएफ और प्लस वीडियो, ये 2000 प्रश्नों की सीरीज का ये आपको हमारे ऐप में मिलेगा। अगर कोई नया बच्चा इस क्लास में जुड़ा हुआ है तो हमारा ऐप है बच्चों, मैं बता देता हूं, एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन राइज नाम से अपना ऐप है। उस ऐप में हमने अलग अलग कोर्सेज बना रखे हैं। कंप्लीट कोर्स भी अगर आपको चाहिए तो ओनली 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आपको ये प्रश्नों की जो सीरीज है, हमारे 2000 प्रश्न पीडीएफ के रूप में मिलेंगे और साथ ही साथ वीडियोस भी मिलेंगे ओनली 11 रुपये में। इसी तरीके से अगर आपको किसी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो ओनली 11 रुपये में। अगर आपको किसी विषय की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो ओनली 11 रुपये में। और अगर आपको मॉडल पेपर्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी के, तो ओनली 29 रुपीज़ में 10 मॉडल पेपर्स की पीडीएफ आपको मिलेगी। ये सारे हमारे कोर्सेज हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते मैं आपको नेक्स्ट और इन चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो बच्चों देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है 10वां, कि जब काव्य में अर्थगत सौंदर्य का समावेश रहता है उसमें माना जाता है, अलंकार बताना है। जब अर्थ के माध्यम से किसी काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्दों के माध्यम से नहीं, तो वहां पे अर्थालंकार होता है, क्योंकि अर्थ के माध्यम से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां पर अगर हमने कोई शब्द बदल भी दिया है ना अर्थ के माध्यम से, तो वहां पे अर्थालंकार होता है। अगर हमने वहां पे कोई शब्द बदल भी दिया तो उससे जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अर्थालंकार हो गया। तो अर्थालंकार में क्या होता है कि अगर हमने कोई शब्द एक बदल करके उसके स्थान पे दूसरे शब्द का प्रयोग कर लिया तो उसका अर्थ बिल्कुल वैसा ही रहता है, लेकिन शब्दालंकार में अगर हमने कोई शब्द वहां से हटा लिया तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है, क्योंकि शब्दालंकार में सारा खेल शब्दों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे राइट जवाब रहेगा इसका ऑप्शन अर्थालंकार। एक प्रश्न एक बार आया था एग्जाम में, अगर कोई नए बच्चे जुड़े तो मैं बता देता हूँ कि और पुराने बच्चे भी याद रखें, क्योंकि हर चीज़ को आपको याद रखना पड़ता है। एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद अगर हमने रिवीजन नहीं किया तो हमारी चीज़ें विस्मृत हो जाती है दिमाग से। तो समय समय पर सारी चीज़ों को मैं लगातार इसी तरीके से आपको याद दिलाता रहता हूँ, ताकि आप लोग इन चीज़ों को हमेशा परमानेंट जो है वो एग्जाम तक कंप्लीटली याद रख सकें। तो ये प्रश्न ये आया था कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों अलंकार जो है ना, बोर्ड ने जो की भेजी थी उसमें क्लियरली 3 प्रकार के बताए हैं। तो आपको अगर मान लो कहीं पे मिले ना अलंकार, कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, तो आप 3 प्रकार के अलंकार मानोगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभयालंकार। उभयालंकार, उभयालंकार में क्या होता है बच्चों, उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, तो वो अर्थालंकार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है अपना 11वां, यह काया है या शेष उसी की छाया। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसको कुछ नहीं समझ में आया, काव्य पंक्ति में अलंकार बताइए। देखो ये जो अलंकार है बच्चों, सही ढंग से अगर आपने इसे पढ़ा, एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बार बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, खुद ही समझ में उसे नहीं आ रहा है तो क्या कह रहा है, ये काया है या शेष उसी की माया। कभी कहता काया है, कभी कहता नहीं नहीं ये तो उसी की माया है, ईश्वर की माया है, ईश्वर की लीला है। क्षण भर उसको कुछ नहीं समझ में आया, मतलब थोड़ी देर तो समझ में आया ही नहीं, फिर बाद में समझ में आया, अच्छा ये था। तो अब देखो कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। काया है कि माया है, सांप है कि लकड़ी है, सांप है कि रस्सी है,
आप समझ रहे हो? जैसे मान लो रात्रि में अगर कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो और अगर हमारे पास रोशनी पर्याप्त नहीं हो, तो कई बार भ्रम हो जाता है, कई बार संदेह हो जाता है कि क्या है, ये है कि ये है। तो इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार है, ऐसी स्थिति में संदेह अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगला कि बाजार एक जादू है और वह जादू आंख की राह काम करता है। वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? अब देखो, बाजार का जो जादू होता है ना, वो हमें दिखता नहीं है, और वो उसका जो वो जो काम करता है ना, वो आंखों के रास्ते काम करता है। तो आंखों के रास्ते कैसे काम करता है? मतलब चीजों को आकर्षित करता है। ऐसा कोई जादू नहीं है कि वास्तव में आंखों के जरिए काम करेगा, लेकिन आंखों के माध्यम से आकर्षित करता है। तो यहाँ पे हमें लक्षण समझने पड़ेंगे, तो ये लक्षणों के माध्यम से यहाँ पे अर्थ हमें समझ में आ रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा बच्चों, लक्षणा शब्द शक्ति इस वाक्य में प्रयुक्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और जो चीज लिखने की होती है ना, मैं रोज ही आपको कह रहा हूं, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। सारी चीजें तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपने ढंग से इसे सुन लिया तो आपको सारी चीजें वैसे ही याद हो जाएगी। बट अगर आपको कुछ चीजें लिखनी पड़े कि भाई मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करूं, तो आप हल्का सा उसे नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी बना लीजिए, क्योंकि अभी तो अपनी लंबी क्लास चलेगी और पूरे 2000 प्रश्नों की ये सीरीज रहेगी। तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे को दोबारा इसका रिवीजन करना पड़ेगा, तो जल्दी से नोट करते रहिए आप लोग। इसी प्रकार की अपनी दूसरी क्लास होती है हिंदी साहित्य की, उसमें भी जो अपनी 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसमें भी इसी प्रकार के हम क्वेश्चंस लाते हैं, और ये प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। इस बात को ध्यान में रख करके कि अगर हम एक प्रश्न करेंगे ना, तो आपका टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाए, आपको टॉपिक के बारे में और ज्यादा डेप्थ जो है वो नॉलेज मिल जाए, ताकि आपका पूरा रिवाइज हो जाए, और उससे अगर कोई और प्रश्न भी बनता है तो आप उसे अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी 7 बजे हिंदी साहित्य की, उसमें भी 2000 प्रश्नों की सीरीज में हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लगातार जारी रखेंगे, और ये सीरीज आपको बोर्ड एग्जाम्स तक मिलेगी, हेल्प करेगी हर टॉपिक को छूते हुए, चाहे वो व्याकरण वाला भाग हो, चाहे गद्य भाग हो, पद्य भाग हो, दोनों किताबें हम कवर करने वाले हैं। और इसमें भी बीच बीच में हम क्या करते हैं, बड़े प्रश्न भी शामिल करते हैं, कवि परिचय भी लेते हैं, उसमें भी कवि परिचय लेते हैं। टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब हम सारे कंबाइंड चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे। देखो, अगला क्वेश्चन है 13वां कि किसी राष्ट्र के संविधान में मान्य शासन के कार्यों में प्रयुक्त और समस्त राष्ट्र में व्यवहार योग्य भाषा को क्या कहते हैं? अगर कोई देश है, उसके संविधान में अगर देश ने लिखा कि भाई हमारी ये भाषा होगी, और साथ ही साथ वहाँ पे जो सरकारी जितने भी काम होते हैं, उन सरकारी कामों में उस भाषा का प्रयोग किया जाता है, और पूरे देश में व्यवहार में यानी बोलचाल में अगर उस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वो भाषा कैसी कहलाती है? तो बच्चों, वो भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा, है ना। वो भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। और अब देखो, अगर बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश की जो भाषा है बच्चों, हिंदी को अगर हम बात करें, तो हिंदी चूंकि हम पढ़ रहे हैं, और हिंदी हमारे देश की कैसी भाषा, मान लो अगर प्रश्न पूछा जाता है, तो हमारे देश की हिंदी जो है ना, हिंदी हमारे देश की बच्चों राजभाषा है। ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि राष्ट्रभाषा क्या होती है और हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है कि नहीं है। तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि हिंदी राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है राष्ट्रभाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण शास्त्र पर आधारित है। तो हिंदी का जो व्याकरण है वो किस भाषा के व्याकरण पर आधारित है? जो है वो उर्दू भाषा के व्याकरण पर, कि फारसी भाषा के व्याकरण पर, कि फ्रांसीसी भाषा की, जर्मन भाषा की, पंजाबी भाषा की, कौन सी भाषा? तो बच्चों, हिंदी का व्याकरण जो है ये संस्कृत के व्याकरण पर आधारित है, क्योंकि टोटली जो व्याकरण संस्कृत की है उसी को हिंदी में लाया गया है। कुछ संशोधन हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से मूल जो व्याकरण है वो संस्कृत का व्याकरण है। तो सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का कि हमारा हिंदी का व्याकरण शास्त्र संस्कृत के व्याकरण शास्त्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? कई बार अलग भाषाओं की लिपि भी पूछी जाती है, वैसे तो हिंदी की हमें ध्यान रखना है, लेकिन हिंदी के साथ साथ कई बार चूंकि लिपियों का प्रश्न है, लिपि हमारे सिलेबस में है, तो और भाषा भी आ सकती है। तो अगर हम बात करें उर्दू भाषा की, तो बच्चों उर्दू जो है ना, इसकी जो लिपि होती है वो क्या होता है कि फारसी और अरबी और फारसी भाषा की एक लिपि है। अरबी और फारसी, अरबी और फारसी
अरबी और फारसी भाषा की जो लिपि है, इस लिपि में एक लिपि आती है बच्चों नस्तालिक लिपि, नस्तालिक। तो ये जो उर्दू है ये नस्तालिक लिपि की भाषा है, राइट। उर्दू जो है ये नस्तालिक लिपि की भाषा है। अगर आपको नस्तालिक याद नहीं रहता है तो आप अरबी फारसी भाषा भी लिख सकते हैं, आप फारसी भाषा भी लिख सकते हैं कि उर्दू फारसी लिपि की एक भाषा है। जैसे हिंदी है, नेपाली है, संस्कृत है, ये सारी भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि की भाषाएं हैं। पंजाबी की बात करें तो गुरुमुखी लिपि की भाषा है। तो इस तरीके से आपको इन भाषाओं के बारे में ध्यान रखना है। नस्तालिक लिपि है, मैं थोड़ा सा आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15वां के बाद 16वां। ये फारसी भाषा भी है बच्चों, आप लिख सकते हो। अगर सीधा सीधा आपको याद रखना है तो नस्तालिक भी लिख सकते हो, अरबी फारसी भी लिख सकते हो। और अगर मान लो बड़ा प्रश्न आता है 2 लाइन का भाषाओं और लिपि के बारे में कि भाई ये भाषा कौन सी लिपि में है, या हिंदी भाषा या देवनागरी लिपि की में कौन कौन सी भाषाएं आती है, या देवनागरी लिपि की विशेषताएं कौन सी है, तो आप उसमें इस प्रकार की एक आधी लाइन जोड़ सकते हैं। तो आप उसे लिख सकते हैं कोष्टक में। जो एक्स्ट्रा जानकारी आपको एग्जामिनर को देनी होती है, देखो बच्चों मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहा हूं साथ साथ में कि आप किस तरीके से बेस्ट तरीके से अपना परफॉर्मेंस एग्जाम में दे करके बेटर नंबर ला सकते हैं, दूसरों से हट करके अलग नंबर ला सकते हैं। क्योंकि जब मेहनत भी दूसरों से अलग तरीके से आप लोग कर रहे हैं तो नंबर भी तो आपके अलग तरीके से आना चाहिए। और मैं कहता हूं, मैंने क्योंकि कॉपीज भी मैंने आपको दिखाई, अगर आप सही ढंग से लिखते हैं, मेहनत करते हैं, लिखने का आपका तरीका अगर थोड़ा सा अलग है, बाकी बच्चों से हट करके है, तो निश्चित रूप से आप पूरे में से पूरे नंबर 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो लिखना पड़ेगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देनी है तो उसे कोष्टक में बंद कर दीजिए, वो आपकी शब्द सीमा में नहीं गिना जाता है। जो चीज हम कोष्टक में बंद करके एग्जामिनर को दिखाते हैं ना, वो आपकी शब्द सीमा में नहीं गिनी जाती है और वो एक्स्ट्रा चीज भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन के संयोग के समय देवनागरी लिपि में का प्रयोग होता है। तो स्वर और व्यंजन के संयोग से बच्चों देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होता है। क्योंकि स्वर और व्यंजन को जब मिलाते हैं तो मात्राएं बनती है और मात्राओं को ही हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। क्योंकि जो लिपि चिन्ह होते हैं ना, उन लिपि चिन्हों, और वो लिपि चिन्ह किसके होते हैं, मात्राओं के होते हैं। तो लिपि चिन्हों को लिखना ही लिपि कहलाती है, मतलब मात्राओं का लिखा जाना ही लिपि कहलाती है। तो उसमें मात्राओं को हम जो है वो उसमें बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। देखो अगर हिंदी भाषा में वर्णमाला की बात करें, मैं बता दूं क्योंकि व्याकरण का अपना ये टॉपिक है और कई बार पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा में अगर हम बच्चों व्याकरण की बात करें, व्याकरण में अगर वर्णमाला की बात करें, हिंदी वर्णमाला, तो वर्णमाला में अलग अलग प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो इसमें होते हैं बच्चों स्वर होते हैं, और ये जो स्वर हैं इनकी संख्या 11 है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है व्यंजन, और ये जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या बच्चों मानी गई है 33। और इस तरीके से ये टोटल 44 ये टोटल जो है वो इनकी संख्या, वर्णों की संख्या अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं तो 44 होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं या संयुक्त वर्ण भी कौन से हैं। तो ये जो व्यंजन है ना, ये 33 व्यंजन, इनको अलग अलग ग्रुपों में विभाजित किया है, इनके अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। तो ग्रुप बनाए गए तो वो किस तरीके से, उसमें जो है उष्मीय व्यंजन भी आते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी आते हैं, तालव्य आते हैं, कंठव्य आते हैं, दंतोष्ट आते हैं, और इसी में एक आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त का मतलब क्या होता है कि दो व्यंजनों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो एक वर्ण बनता है उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो एक तो होता है हमारा क्ष, एक होता है त्र, और अक्ष, त्र और ज्ञ, अक्ष, त्र और ज्ञ। तो ये जो 3 वर्ण है बच्चों, ये 3 वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। अक्ष जो है ये बनता है क, ये जो बनता है क प्लस स, इससे मिलकर के बनता है, इसे क्ष बोलते हैं। इसके बाद त्र जो आता है वो बनता है त प्लस र, है ना, त्र हो गया। और जो ज्ञ आता है ये बनता है ज, ये बनता है ज प्लस न्य, है ना, ज प्लस न्य। तो ये हलंत किया मैंने नीचे, मतलब इसमें स्वर नहीं है, ध्यान रखना, ये आधे आधे हैं, तो इनके मेल से बनते हैं, इसलिए ये तीनों जो है ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ये संयुक्त वर्ण या इसे संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना 3 होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अगला प्रश्न है, हाँ 3 हो गए।
और 18वां प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई का लिखित रूप क्या है। तो भाषा जो है उसके पहले तो भाषा के दो प्रकार की भाषाएं होती है, मतलब भाषा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है लिखित भाषा और दूसरी होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब जिससे ध्वनियां निकलती हैं, लिखित भाषा जिसको हम लिपि के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और मौखिक भाषा अस्थायी होती है, लिखित भाषा स्थायी होती है। प्रश्न क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई का लिखित रूप क्या है जब हम लिखते हैं। तो लिखित रूप का सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है बच्चों, वो होती है वर्ण, क्योंकि वर्ण से छोटा कुछ होता ही नहीं। वर्ण में क्या होता है, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और उससे एक वर्ण बनता है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जैसे क है तो ये क है, और इसमें क्या होता है कि इसमें क होता है क प्लस ये व्यंजन प्लस अ, तो ये क। अब इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। तो लिखित रूप का सबसे छोटा रूप जो है बच्चों लिखित भाषा का, वो होता है वर्ण। तो करेक्ट आंसर रहेगा वर्ण। अब देखो इसका क्रम कैसे रहता है। इसमें क्रम ये रहता है कि पहले वर्ण आता है, वर्ण के बाद में फिर शब्द बनता है, शब्द के बाद फिर पद बनता है, और पद के बाद फिर वाक्य बनता है, और वाक्य के बाद फिर गद्यांश बनता है, और गद्यांश के बाद फिर विस्तार रूप धारण करता है। तो इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो कि ये हो गया हमारा अगला प्रश्न। और अगर आपका कोई डाउट रहता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और जो भी आपका डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा। क्लास कैसी लगी आपको ये बताइए। आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, हमारी नेक्स्ट क्लास भी होनी है। तो ये क्लास जो है वो कैसी लगी आपको, साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपको हमारी जो क्लासेस हैं उसका शेड्यूल बता देता हूँ कि शाम को सुबह जो 6 बजे है ना, सुबह 6 बजे हिंदी की क्लास रहती है, अपनी हिंदी अनिवार्य की क्लास। 7 बजे अपनी क्लास रहती है बच्चों हिंदी साहित्य की क्लास, सुबह। ये दोनों जो है वो क्लासें सुबह की है। शाम को 5 बजे रहती है इतिहास की क्लास, और उसके बाद में अपनी 7 बजे बच्चों क्लास रहती है राजनीति विज्ञान की, और 8:30 बजे जो क्लास रहती है वो है भूगोल की क्लास। और ये जो दोनों पीछे वाले जो दोनों क्लासेस हैं, ये दोनों अपनी लाइव क्लासेस रहती हैं। इंग्लिश की क्लास को भी शुरू करने के लिए मैं विचार कर रहा हूँ, बट ये क्लासें आपको टाइमली मिलती हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, अगर कोई नए बच्चे हैं तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो हमारे जितने भी लिंक हैं ग्रुप, चाहे वो कोर्स की लिंक हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक हो, कोई भी प्रकार की लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप सभी बच्चों का वेरी वेरी थैंक्स, और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।